आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश की चुनाव की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है और अब चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव प्रचार की इजाजत है, रैलियों पर रोक है, रोड शो पर रोक है, तो फिर डोर टू डोर कैंपेन एक जरिया बना हुआ है, वर्चुअल रैली एक जरिया बना हुआ है जिसके जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाए और वोट बटोरा जाए। इसी सिलसिले को बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है और ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलना, उनसे कहना, उनसे वोट मांगना, ये बीजेपी जगह जगह कर रही है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने वोट बटोरने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि शुरुआती चरणों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के लिए साख का सवाल भी बना हुआ है और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ऐसे में कैराना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और लोगों से सीधा कहते हुए नजर आए कि 10 तारीख को कमल के बटन पर, आपको निशान पर बटन दबाना है। ऐसे में बाकी पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है, जुबान पर कैराना है, मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या अपनी खोई हुई सीट को वापस पाने की कोशिश है और इसीलिए कैराना पर दाव चल रही है बीजेपी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि कैराना को कश्मीर बनाना चाहते थे ये लोग, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो फिर यहां विकास की रफ्तार होगी, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। अब किसी भी गुंडे को या बाहुबली को यहां पर बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। आखिर क्यों कैराना से ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की काम करती हुई नजर आ रही है? जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कैसे भीड़ ने घेर लिया और खास बात इसमें यह भी रही कि मुस्लिम लोगों की अच्छी खासी तादाद अमित शाह के साथ में नजर आई। अमित शाह बच्चों को भी दुलारते हुए नजर आए, बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक युवाओं के बीच में गृह मंत्री अमित शाह थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहां जेपी नड्डा भी मोर्चा संभाले हुए थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। अमित शाह ने कैराना में पलायन का भी जिक्र किया और पिछली सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, हमें पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। सुने आप। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कैराना से पलायन की बात को उठाया। चलो प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। पलायन किसका हुआ उत्तर प्रदेश से? तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, गुंडों और बाहुबलियों का राज अब है नहीं, विकास की रफ्तार बहुत तेजी से आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई और पलायन अगर हो रहा है तो वो गुंडों का हो रहा है, माफियाओं का हो रहा है, बाहुबलियों को हो रहा है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, इसी पर बात करेंगे। वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल हैं प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले जितेंद्र त्रिपाठी जी, आप ही से मैं सवाल करूंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से जमीन पर जाकर बीजेपी के टॉप लीडर्स का चेहरा नजर आ रहा है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही, जैसे कि चुनाव आयोग ने परमिशन दी भी हुई है। आप लोग कहां हैं? ऐसा जनाधार, ऐसा लोगों का प्यार आपके साथ उमड़ता हुआ तस्वीरों में क्यों नहीं दिख रहा? और कल की तस्वीर देखकर थोड़ा घबराहट हुई क्या?
नहीं, मुझे बिल्कुल, हम लोगों को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, अभी आप कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन्होंने मीटिंग की है। क्या आपको लगता है जो आप कह रही हैं वो सही कह रही हैं? केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, चुनाव आयोग के अंडर में चुनाव हो रहा है, उनकी गाइडलाइंस के अंतर्गत ये चुनाव हो रहा है। जो भीड़ वहां पे थी, वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, वो इलेक्शन कमिशन खुद देखें। हाँ, तो आपने कहा ना कि कोरोना, मैंने कहा चुनाव आयोग ने जो कोरोना गाइडलाइंस बनाई हैं उन्हें फॉलो करते हुए डोर टू डोर कैंपेन में पहुंचे। 5 लोगों की अनुमति है, 5 लोगों की अनुमति है, वहां पे कम से कम 500। तो वो इलेक्शन कमीशन देखे सर, के चेहरे पे वो इलेक्शन कमीशन देखे। मैंने ना। सिर्फ तस्वीरें बताई, खबर बताई। गलत थी वो तस्वीरें, मुझे बोलने तो दीजिए। वो तस्वीरें गलत थी। आप बोलिए, मैं नहीं बोल सकती। हाँ, कोरोना आप मुझे मालूम है आप नहीं बोल सकती, आपकी मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है ये बोलने का। इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, उनका अधिकार है वो बोले। अरे भाई, इस पे क्यों मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ, आप बोलिए। पिछली बार भी 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था तो अमित शाह जी वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि हमको बटन दबा के बदला लेना है। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को करने की पूरी कोशिश की थी, जैसा कि उसमें वो सफल भी हो गए थे, उन्होंने कर भी दिया था। लेकिन अब ये जो योगी जी की 5 साल जो सरकार चली है, जिन मंत्रियों ने विभागों को चलाया है, वो मंत्री कहाँ है? जिम्मेदारी है उनकी कि वो जनता के बीच में जाएं और कहें कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमको वोट दीजिए। विकास की बातें करें, महिलाओं की बातें करें, बेरोजगारी की बातें करें, महंगाई की बातें करें। कल योगी जी जो बोले और अमित शाह जी बोले, उसमें कहीं विकास की बात, महिलाओं की बात, बेरोजगारी की बात, कोरोना की बात, नौकरियों की बात, ये जो शिक्षक भर्ती पे जो लोग धरना दे रहे हैं, जिनको मार मार के उनकी सीट लाल कर दी गई, इसकी कोई बात नहीं की ना। इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। और अमित शाह के वहां से जाते ही जो रिपोर्टर यूट्यूब चैनल के वहां पहुंचे, गांव में उन्होंने जो जायजा लिया, गांव के लोगों ने कहा कि इस बार इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। पिछली बार भाजपा ने हमको बेवकूफ बनाया, गलत सब वादे किए और हमको सपने दिखाए, उन सपनों को तोड़ दिया। कैराना से जो पलायन का मुद्दा है, नुकसान क्या आपकी पार्टी को हो जाएगा? मुद्दा नहीं है, कैराना में कोई पलायन नहीं हुआ है। कुछ घरों में वो अपना रोजगार देखने के लिए कैराना के बाहर। आप कह रहे हैं खबर झूठी है, लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल 100% नहीं, ये मेरा अपना मत है। मैं आपको क्यों कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप अपना। तो कैराना में जिन परिवारों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले और कल गृह मंत्री अमित शाह, वो झूठ था? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास कुछ भी गिनाने को नहीं है विकास का, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करने वहां गए थे। आप बताइए, उनकी बाइट देखिए, उसमें विकास की कोई बात अमित शाह जी ने या योगी आदित्यनाथ जी ने की हो तो मुझे बताइए। उस बाइट को दोबारा देखिए और चलाइए। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होने जा रहा है। जनता इससे परेशान हो गई है। ठीक है, जनता को विकास चाहिए, जनता को रोटी चाहिए। ठीक है, आप ही की बात का जवाब वीरेंद्र बब्बर जी देंगे। आप ही की बात का जवाब वीरेंद्र बब्बर जी देंगे, फिर चाहे वो कोरोना गाइडलाइंस की बात हो या फिर वो हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात हो। वीरेंद्र जी, बिल्कुल कैराना ही क्यों चुना गया? देखिए, कैराना क्यों चुना गया कि ये तो सवाल में आप पूरा देश जिस बात को जानता है, इस देश के अंदर जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी जिसके गृह मंत्री हैं, उस देश के एक प्रदेश के अंदर से किस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके वो छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि यहां से चले जाओ। जिस प्रकार से याद आता है, सुनकर के रूह कांपती है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही रात में घोषणा हो गई थी कि कल सुबह तक सभी हिंदू जो हैं अपनी पत्नी, अपने कारोबार, अपनी महिलाओं को छोड़ करके जिंदा चले जाएं, बाकियों को यहां रहने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हुआ, वो कैराना के अंदर जो करने का प्रयास किया गया, अब कैराना के अंदर जो करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी मेरे आदरणीय मित्र को अगर वो नहीं दिख रहा, वो अपने पर्सनल विचार बता रहे हैं कि वो लोग काम ढूंढने के लिए चले गए थे, तो काम ढूंढने के लिए चले गए थे टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर आकर के, अखबारों में आकर के किस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यथा बताई और किस प्रकार से मैं देख रहा था कल चैनल के ऊपर जब माननीय अमित शाह जी वहां जाके निकले, उसके बाद एक महिला से जब बात की एक पत्रकार ने, तो पत्रकार ने महिला से पूछा कि अब आपको डर नहीं लगता वो अमित शाह जी के यहां आने के बाद? तो महिला ने जवाब दिया, जब बच्चा अपनी मां के साथ होता है, बच्चा किसी बात पे डरता है, तो मां कहती है बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं।
जिससे बच्चे में निडरता का भाव आ जाता है, वैसा ही भाव हमें आज महसूस हो रहा है माननीय अमित शाह के यहां आने से। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि पलायन करवाने वालों को पलायन करना पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रह के बेफिक्र रह के अपने देश के किसी भी हिस्से में व्यापार कीजिए, कारोबार कीजिए, माताओं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब देश का गृह मंत्री कहता है कि माताओं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जब वो कहता है आपके कारोबार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जब वो कहता है आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो निश्चित रूप से उस देश के अंदर उस क्षेत्र में रहने वाले वो कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित हो, ये सवाल केवल हिंदू धर्म का नहीं है, अगर किसी धर्म के लोगों को, चाहे वो किसी दूसरे धर्म के हो, प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से से अगर निकालने का प्रयास किया जाएगा तो भी माननीय अमित शाह जी की, माननीय गृह मंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की यही भूमिका रहेगी। क्योंकि ये देश भारतीय जनता पार्टी, कैराना में जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि लोग सुरक्षित हैं, अब लोग सुरक्षित माहौल में रह सकते हैं, किसी को पलायन जैसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी, क्या पूरा उत्तर प्रदेश वाकई सुरक्षित है? क्या लोगों की बेरोजगारी दूर हो गई? क्या महंगाई से निजात मिल गई? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी अभी है नहीं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे, उन तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। रोहित अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे बात होगी? हाँ, आ रही है। रोहित अग्रवाल जी, बताइए। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मजबूत बता रही है, लेकिन बीजेपी के प्रचार में जो तस्वीर नजर आती है, आप अपनी तैयारी को और मजबूत और पुख्ता करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? अब देखिए, इससे ज्यादा गठबंधन मजबूत क्या होगा जब देश के गृह मंत्री को अगर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए, तो इससे ज्यादा फिर मैं आपको क्या बताऊं कि गठबंधन कितना मजबूत होगा। और अगर यही इन्होंने पिछले 5 साल में कुछ काम कर लिया होता तो आज इनको दोबारा से पलायन की बात ना करनी पड़ती, इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगने पड़ते, इनको मंदिर मस्जिद नहीं करना पड़ता। अब ये इनके साथ समस्या ये है कि 5 साल कुछ काम तो किया नहीं है, तो विकास के मुद्दे गिनवाए क्या? काम किया होता तब तो गिनवाते, तब तो विकास के ऊपर चुनाव करते। तो अब ये डरते हैं। जब हम मूल मुद्दों की बात करते हैं, हम बात करते हैं युवाओं को रोजगार दो, किसानों को उनकी आय का 2 गुना मूल्य दो, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का आपने वादा किया था 2017 में, उस पेमेंट को करो, तो ये उससे भागते हैं। अब स्थिति ये 16,000 करोड़ रुपए पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है। अब इनको पता है कि अगर हम गन्ने पे बात करेंगे वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे भैया जो 14 दिन का वादा था उसका क्या हुआ? आपने कहा था 14 दिन में नहीं दे पाएंगे तो ब्याज देने का काम करेंगे, तो ब्याज तो 1 रुपए 5 साल में आपने नहीं दिया। स्थिति ये रही कि भारतीय, अच्छा, जो किसानों की बात आप कर रहे हैं, एक सेकंड रोहित जी, जो किसानों की बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये चीजें किसानों के लिए नहीं की, समाजवादी पार्टी ने की थी क्या? और समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से पीछे नजर आती है पेमेंट के मामले में, किसानों के हित के मामले में। ये किसान कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। और ऐसे में अगर आप समाजवादी पार्टी के, क्योंकि आप तो किसानों के हित की पार्टी कही जाती हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, कहीं नुकसान तो उठाना नहीं पड़ जाएगा? जैसे कैराना की सीट पर लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल करती रही है। मैं उसी पे आ रहा था, आपने इंटरप्ट कर दिया मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे बड़ा देश का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, जो कि करीब 1.25 साल चला, जिसके अंदर 700 किसानों की शहादतें हो गई। उसके बाद इन्होंने किसान बिल को वापस लेने का काम किया। अगर ये काम इन्होंने पहले कर लिया होता तो हमारे 700 किसान भाई बच जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया, और आज भी वो गृह राज्य मंत्री इनका पोस्टर बॉय बना हुआ बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे, पर 16,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। और मैं इसी पे आ रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में 95 रुपए गन्ना किसानों को बढ़ाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में, 4.5 साल इनको हुए हैं, करीब 5 साल होने जा रहा है, तो 35 रुपए बढ़ाने का काम किया है। जबकि जब ये विपक्ष में थे तो ये पैरवी करते थे कि 450 रुपए गन्ना किसानों का मूल्य होना चाहिए, और आज 350 रुपए खुद इन्होंने करने का काम किया है। जबकि 4.5 साल तक इन्होंने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाया था, और चुनाव में अपनी हार को देखते हुए 25 रुपए आखिरी में इन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो आप ये बताइए किस तरीके से इनको हम किसान हितैषी कहते हैं? धान की खरीद इन्होंने की नहीं, गेहूं की खरीद इन्होंने की नहीं, आलू किसानों को इन्होंने सही मूल्य नहीं दिलवाया। तो स्थिति ये है कि ये हर मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे ये फेल हो गए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे, राष्ट्रवाद पे। और क्योंकि स्थिति ये है कि ये सबसे
ज्यादा सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी बन के रह गई है और जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से। अब जनता इनको नकार चुकी है। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता कितना समझी है या फिर किस तरीके से नकार रही है या फिर स्वीकार रही है, ये वोटिंग के बाद रिजल्ट्स में साफ हो जाएगा। अभी तो सबके अपने अपने दावे हैं। अभिमन्यु जी, हर पार्टी अपने दावे और वादे के साथ लोगों के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बाकी राज्यों में ये स्टैंड नहीं है कांग्रेस का, पंजाब में तो खास तौर पर नहीं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए मुहिम है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्योंकि जो लड़कियों के, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। एनसीआरबी का आंकड़ा है। 60,000 मामले हैं। बच्चों के खिलाफ 20 मामले जो रोज के होते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है। दलितों के खिलाफ 11,900 मामले, एनसीआरबी का आंकड़ा है। इसी तरह से आप निवेश की बात करें, इंडस्ट्री निवेश की बात करें, देश के 21 जो राज्यों का आंकड़ा है उसमें 20वां नंबर आ रहा है उत्तर प्रदेश का। 68,000 के करीब उद्योग यहाँ बंद हो चुके हैं, रोजगार खत्म है। 7 करोड़ नौजवान उत्तर प्रदेश में है, रोजगार चौपट है। इसी तरह मैं खुद भी किसान हूं। किसानों का गन्ने का पेमेंट पिछले 3-4 साल का नहीं मिला है। हापुड़ में जहां मेरा बोर्ड है, सिंबावली शुगर मिल, हमारा खुद गन्ने का बकाया है। 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया सरकार पर हम लोगों का है। आवारा गोवंशों से किसान परेशान है। हर ब्लॉक में 8 से 10,000 आवारा गोवंश घूमते हैं। जो डीएपी का कट्टा था वो 1200 से 1500 का हो गया। एनपीके 1150 से बढ़ा के 1450 का हो गया। जो नीम कोटेड यूरिया कट्टा जो 50 किलो का आता था, इसमें चोरी करी है इन्होंने यूरिया, अब वो 45 किलो का कट्टा है। आप देखिए, आज एक मुद्दा नहीं है, 1 रुपए की माचिस की डिब्बी आज 3 रुपए की है। मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बेचा गया। किस तरह से 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में कोरोना काल में बेचा गया। गंगा में लाशें बहती हुई देखी लोगों ने, और अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं मिला। गंगा के खादर में लाशें दबा दी गई। ये इनकी सरकार में हुआ। आज क्या हो रहा है? आज ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ते, लेकिन ये कहना जा रहे हैं मजबूरी में पर्चा बांटना पड़ रहा है, गली गली घूमना पड़ रहा है। अगर विकास का काम करते तो ये विकास की बातें बताते। आज विकास के लिए इन्होंने क्या काम करा है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, खालिस्तान, राष्ट्रवाद, यही इनके मुद्दे बच के रह गए। आप बताइए इनके पास क्या मुद्दा है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले नोटबंदी लेकर आए, नोटबंदी फ्लॉप हुई। ठीक है, जीएसटी लेकर आए, जीएसटी में आप कह रहे हैं जो असल मुद्दे हैं उनसे भटक गए हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। असल मुद्दों पर कांग्रेस लाती है, लेकिन कांग्रेस अपनी बातों को वोट में तब्दील नहीं कर पाती है। क्या कमी रह गई है? जब जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनके तहत ही कांग्रेस डोर टू डोर प्रचार करती हुई भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर क्या लोगों का आमना सामना करना जरूरी नहीं है? क्या लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहनी जरूरी नहीं है? इस पर मैं सवाल करूंगी आपसे। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब असल मुद्दा यह है कि अगर कैराना को कश्मीर बनाने की बात अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या है? क्या वाकई यहीं से फायदा बीजेपी लेना चाहती है और क्या यहीं से समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों को नुकसान हो जाएगा? सवाल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना हुआ है, क्योंकि शुरुआती चरणों में यहीं बीजेपी को अग्नि परीक्षा देनी है और यहीं पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए बीजेपी के टॉप लीडर्स बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट बने हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, अगला सवाल मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि अब जब कैराना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उससे थोड़ी ही दूर तो मुजफ्फरनगर था। कल मैं बात कर रही थी तो अपोजिशन पार्टी से एक लीडर ने पूछ लिया कि मुजफ्फरनगर कब जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? तो मैं आपसे पूछ लूं। देखिए रचना जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं, आपको ध्यान में होगा यूपी में 12 बार कांग्रेस की सरकार रही, 4 बार सपा की और 4 बार बसपा की सरकार रही। और ये चुनाव जो है ये 2 लोगों के बीच में है। एक वो 18 घंटे तक जो क्षेत्र की, समाज की, प्रदेश की सेवा करने वाले कर्मयोगी के बीच में, और 18 घंटे में सोकर उठने वाले राजभोगी के रूप में। वोट लेने के लिए 25,000 की लैपटॉप की घोषणा करने वाले, 8,000 का मोबाइल बांटने वाले, 5,000 की साइकिल बांटने वाले, उलेमाओं को भत्ता देने वाले, गांधी की तुलना जिन्ना से करने वाले, कोरोना पलायन के समय चुपचाप बैठ करके तमाशा देखने वाले, हज हाउस के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च करने वाले, निहत्ते राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, होली पर डीजे बंद करवाने वाले, शुक्रवार जुम्मे की नमाज के समय मंदिरों की घंटी बजाने पर प्रतिबंध लगाने वाले, ये आज कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है।
परंतु जिन लोगों ने ये काम किए वो आज अपना मुंह छुपाने के लिए ठीक जगह है। ढूंढ रहे हैं। आपने सबके साथ की बात कही ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, किसानों को भी तो मना लीजिए ना। मुजफ्फरनगर कब जाएंगे? मैं खुद मुजफ्फरनगर से आती हूँ, किसान नाराज हैं, लोग नाराज हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए रचना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों की आप बात करते हैं तो 1,41,00,000 लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, 1,67,00,000 लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान जो है, देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज भाई साहब, बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है त्रिपाठी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपकी बारी आए तो जरूर बोलिएगा। देखिए डिबेट को डिबेट रहने दीजिएगा, सब्जी मंडी मत बनाइए। वीरेंद्र बब्बर जी, मैं अपनी हर डिबेट में कहती हूँ बीजेपी ने काम किया है और वहां तक बीजेपी पहुंची है जहां तक बाकी पार्टी नहीं पहुंची। मैं गांव और कस्बों की खासतौर पर जिक्र कर रही हूं। किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं भी चलाई हैं, बहुत सा काम भी किया है, लेकिन उसके ठीक साथ ही किसान भी नाराज हैं। कुछ लोग इसलिए भी नाराज हैं कि महंगाई परेशान कर रही है, बेरोजगारी से लोग दो चार हो रहे हैं। ये भी एक सत्य है, इसे भी स्वीकारना चाहिए और इस पर भी काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा मुजफ्फरनगर आप कब जाएंगे। आप जितेंद्र जी से मेरा सवाल होगा, जैसे कि वीरेंद्र जी कह रहे थे, ये चुनाव का क्या वाकई योगी वर्सेस राजयोगी है? और झूठ झूठ क्यों कह रहे थे आप वीरेंद्र जी की बात के बीच में? झूठ इसलिए कह रहा था मैं कि ये हर बार ना पहले योगी और राजयोगी वाली बात कहिए। अरे आपने जो पूछा मैं उसी का जवाब हाँ, दे रहा दो हूं। सवाल पूछे ना। हाँ तो मैं एक का तो देने दीजिए। पहले बताइए किसका जवाब दें, बताइए। पहले मुझे योगी वर्सेस राजयोगी बताइए, सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए। योगी वर्सेस राजयोगी, ये इनका विमर्श है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, और जो योगी जी जो है ये चिलम योगी हैं, इनका छोड़ दिए। इनका जो भी होना आगे देखा जाएगा। पूरे प्रदेश में घूमते रहे, चुनाव की एक सीट इनको नहीं मिल पाई चुनाव लड़ने के लिए। अयोध्या में इन्होंने इतनी मेहनत की, वहां पे जीत बंटवाए, वहां पे पूरा सर्वे कराया, वहां पता लगा हार जाएंगे, तो हार के डर से अपने गोरखपुर, अपने गृह क्षेत्र में ये पहुंच गए। अब मुझे दूसरा जवाब देने दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो हमारे और इनके बीच में है, ये कराने वाले वो कराने वाले, सही बात है। चुनाव हमारे इनके बीच में ही है, चुनाव उनके बीच में है जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़वाई, जिन्होंने 700 किसानों को मरवा दिया, जिन्होंने हाथरस कांड कराया, जिन्होंने उन्नाव कांड कराया, जिन्होंने गोरखपुर में व्यापारी को मरवा दिया, जिन्होंने कोरोना काल में जलती हुई लाशों को कुत्तों से नुचवा दिया। ये चुनाव उनके बीच में है। चुनाव उनके बीच में है जो बच्चों को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे रोज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, और योगी जी रोज उनको धमकी देते हैं कि प्रदर्शन करोगे तो जेल में दिखाई पड़ोगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। और ये चुनाव उनके बीच में है कि जिनके नेता आज गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। नेताओं को जूतों से पब्लिक लेके भगा रही है, इनके विधायक, इनके सांसद थप्पड़ खा रहे हैं। और कल मैं आपको बता दूं, इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने क्षेत्र में गए, पब्लिक ने उनको गाली बक के भगाया, उसका वीडियो मेरे पास है, ये कल की घटना है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों के बीच में चुनाव होने ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया जितेंद्र जी। वीरेंद्र बब्बर जी, मुझे सिर्फ 20 सेकंड में एक ही बात का जवाब चाहिए, आपका रिएक्शन, बाकी बातों को लेकर नहीं, सिर्फ एक जवाब, क्योंकि और भी गेस्ट हैं और वक्त कम है। अजय मिश्र टेनी को लेकर विपक्ष इतना हमलावर है, कहीं बैकफुट पर नजर आते हैं इस नाम को लेकर कि कार्रवाई कुछ हुई नहीं? बिल्कुल नहीं रचना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको ध्यान में होगा, जब आप टेनी जी की बात करते हैं तो उनके बेटे के ऊपर अगर आरोप लगे तो सरकार ने कार्रवाई की। उनके बेटे के ऊपर आरोप लगते ही, देखिए दोष लगते ही सरकार का क्या काम था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई चल रही है। एक लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए ये चुनाव है, गांधी की तुलना जिन्ना से करने वाला। नाराजगी ये है, लोगों की नाराजगी ये है कि अजय मिश्र टेनी अपने पद पर बने हुए हैं। देखा, अभी लोगों की नाराजगी है, फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए रचना जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए या तो जितेंद्र जी बीच में नहीं बोलिए, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। डिबेट तो होने दीजिए। हाँ वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं ठीक है, आप दोनों शांत रहे। नहीं, डिबेट का टाइम कोई खराब नहीं करेगा, आप दोनों ही शांत रहे। वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आशीष मिश्र को लेकर तो कार्रवाई हो रही है और अजय मिश्र टेनी अपने पद पर बने हुए अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा, ये आपकी सरकार का इनिशिएटिव था, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता क्या ठीक समझती है, क्या गलत समझती है, अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करती है। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, किसानों की नाराजगी अगर मौजूदा सरकार से, हालांकि इसमें भी दो धड़े नजर आते हैं, कुछ किसान हैं जो सरकार के साथ हैं, कुछ किसान हैं जो सरकार की चीजों से खुश नहीं है। आपके साथ कौन से किसान हैं?
कोई किसानों के बीच में कोई दो धड़ा नहीं है। पहली चीज तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करना चाहती है, प्रोजेक्ट करना चाहती है कि किसान साहब कुछ हमारे साथ है, कुछ उनके साथ है। असल सच्चाई ये है कि इन्होंने फर्जी संगठन बना के अपना समर्थन दिखाया था, जो सबके सामने एक्सपोज हो गया। आप देखिए 1 साल तक यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंदरों की तरह उछलते थे अपनी कुर्सी पे और बताते थे किसान के जो बिल आए हैं वो बहुत हितकारी है किसानों के पक्ष में। पर हम लोग निरंतर कहते थे कि ये उद्योगपतियों के हित में बिल आए हैं, उद्योगपतियों के लिए बिल बनाए गए हैं और किसान इससे बर्बाद हो जाएगा। आखिरी में इन्होंने माना ना, आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने आके स्वयं माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई और ये बिल हमें नहीं बनाने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद देखिए स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप कह दीजिए कि साहब रात में सूरज झुका हुआ है तो इनके प्रवक्ता शुरू हो जाएंगे कि रात में सूरज झुका हुआ है। ये अपना विवेक पूरी तरीके से खो चुके हैं। आप सोचिए 5 साल तक आप सबसे दोगे किसानों को, उसके बाद आप जब चुनाव देख के आप बिजली का बिल आधा करने का काम करोगे तो आपको कौन वोट दे देगा? आप देखिए ये बात कर रहे थे हमने गन्ना किसानों का भुगतान हमने इतने करोड़ रुपए कर दिया। अरे भैया माल लोगे तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन उसकी बात करो जो 16,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। आपने वादा किया था 14 दिन में भुगतान करने का, वो 14 दिन में भुगतान तो नहीं हुआ ना। बकाया समाजवादी पार्टी के राज में भी रहा था, वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है, अगर हम दूसरों पर सवाल